तो मेरे ऊपर यूपी की जो सरकार है, छोटे वाले मैच को क्या कहते हैं? अल्ड्रम कहते हैं। हमारे भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना दबदबा नहीं बना सकते कि बुलडोजर बाबा कहीं भी जाकर अपना बुलडोजर नहीं चला सकते। हाँ दोस्तों, मत सोच कि जिंदगी में क्या होगा, कि मत सोच कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो आज हम आप सबके लिए एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है संघवाद। पॉलिटी का दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर हमने शूट कर दिया है, आप सबके पास पहुंच चुका होगा। आज ये दूसरा चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले वीडियो को भी देख लें ताकि आपको पहले वीडियो की सारी जानकारी मिल जाए। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं संघवाद के बारे में कि आखिर में संघवाद क्या है। तो जो संघवाद है, इससे पहले हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में हमने बात किया था किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में, कि श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है और बेल्जियम में कैसी शासन व्यवस्था है। अब इन दोनों में हमने ये बताया था कि यहाँ पर एकात्मक शासन है और यहाँ पर संघात्मक शासन है। तो हमारे भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो उसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, किसकी? संघवाद की। अच्छा, इन दोनों में अंतर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आखिर में एकात्मक और संघात्मक क्या है। तो एकात्मक जो होता है प्यारे मित्रों, वो कैसा होता है? एकात्मक जो आपका चलता है वो यूं चलता है, यूं मतलब ये कैसा? क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब आप जिसको दोगे उसी को मिलेगा। मतलब अगर आप इसको दे रहे हो तो सिर्फ इसी को मिलेगा, इसको दे रहे हो तो सिर्फ इसी को मिलेगा, इसको दे रहे हो तो इसी को मिलेगा। लेकिन जो आपका संघात्मक होता है वो कैसा? ऊर्ध्वाधर होता है। मतलब ये केंद्र स्तर, राज्य स्तर और ये आपका स्थानीय सरकार। तो जब आप ऊपर से किसी चीज को डालोगे, जैसे पानी, एक के नीचे दूसरा हाथ, दूसरे के नीचे तीसरा हाथ, इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से सबको पानी मिलेगा ना। एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, सबको पानी मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए बात करते हैं हम इसमें आगे, और आगे हम आपको बताएंगे कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं आप सबको, आज क्या खास चीज आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो आज का पहला टॉपिक है संघवाद, दूसरा टॉपिक है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, तीसरा टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था, चौथा है भाषाई राज्य और पांचवा है भाषा नीति, छठवां है भारत की भाषी विविधता, सातवां है भारत में विकेंद्रीकरण। अगला हम बात करेंगे सबसे पहले किसके विषय में? सबसे पहले बात करेंगे हम एकात्मक और संघात्मक। अब एकात्मक और संघात्मक के बारे में हम जानते हैं कि ऐसा शासन जिसमें केवल केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था के अनुरूप पूरे देश में कार्य होता है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राज्य हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, या पूरा का पूरा भारतवर्ष हो, या पूरा का पूरा कोई भी देश हो, वहां पर अगर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की चलेगी, किसी राज्य की नहीं चलेगी, किसी मुख्यमंत्री, किसी सीएम का, किसी ग्राम प्रधान का नहीं चलेगा, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसा कि श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में अपने अनुसार कार्य करती है, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। मतलब कि पीएम तो अपने अनुसार काम करता ही करता है, प्रत्येक राज्य का जो सीएम होता है, मतलब मुख्यमंत्री होता है, वो भी अपने अनुसार अपने राज्य में काम करता है, ग्राम प्रधान अपने अनुसार अपने राज्य में काम करता है, जिलाधिकारी अपने अनुसार अपने राज्य में काम करता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है प्यारे मित्रों, कि कोई, जैसे आपका स्कूल है, आप 10th में पढ़ रहे हैं,
आप 10th में पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ क्लास है, आपके यहाँ क्या है, क्लास है। ये 6th क्लास है, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। अब इन सब में बच्चे अधिक, सब में क्या है, बच्चे अधिक हैं। हर एक क्लास में बच्चों की संख्या क्या है, अधिकतम है। अब अकेले प्रिंसिपल को अगर संभालना हो तो नहीं संभाल पाएगा, संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। तो क्या करता है, वो क्या करता है कि प्रत्येक क्लास का एक वाइस प्रिंसिपल बना देता है। क्या बना देता है, वाइस प्रिंसिपल, सबके लिए वाइस प्रिंसिपल बना देता है और सबको अपनी कुछ शक्तियां उसको दे देता है कि भैया ऐसा है, अब हमें जो सबको बताना था या सबसे करवाना था वो अब कौन करवाएगा, आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग करवाओगे और आपसे हम रिकॉर्ड मांगेंगे। प्रत्येक वाइस प्रिंसिपल अपने अपने क्लास से क्या करता है, लोगों की तैयारी करवाता, उनकी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर एक चीज की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाता है और अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल को सौंप देता है। सभी लोग ऐसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल की शक्तियां इन 5 लोगों में क्या हुई, बट गई और शक्तियों का बंटवारा ही संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। बात समझ में आ गई, शक्तियों का बंटवारा ही संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। आगे बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा देश है जहां पर संघीय शासन व्यवस्था है। सबसे पहले अपना भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और उसके बाद बेल्जियम को आपने जाना ही था, ठीक है। फिर पाकिस्तान अपने बगल में है, वहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था है। फिर ये आपका नाइजीरिया है, आपका स्पेन है, जर्मनी है, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में हमने बता ही दिया। ये रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ सब क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। बाकी सभी जगह क्या है, बाकी सभी जगह आपका एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन में भी हमने आपको बताया था कि श्रीलंका है, चाइना है, बांग्लादेश है, उसके बाद में आपका और भी जितने भी आपके जैसे जापान हो गया, फ्रांस हो गया, है ना। इन सब जगहों पर क्या है, इन सब जगहों पर आपका एकात्मक शासन है। बात समझ में आ गई। आगे चले, आगे बात करें अगले पेज की तरफ। और जो आपका अगला पेज है वो है संघवाद। अब यहाँ पर हम लोग बढ़िया से बात करेंगे संघवाद के बारे में, विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर में संघवाद क्या होता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति का बंटवारा 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाए उसे संघवाद कहते हैं। परंतु भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब मान लीजिए आप गेम क्रिकेट आप सभी जानते हैं, एक बड़ा वाला मैच होता है, एक छोटा वाला होता है। छोटे वाले मैच को क्या कहते हैं, अल्ड्रम कहते हैं, है ना, अल्ड्रम। जो बड़ा वाला मैच होता है तो बड़ा वाला होता ही है। अब बड़े और छोटे में खासियत क्या होती है, बड़े वाले में आप खुलकर खेल सकते हैं, चाहे जितना ताकत लगा के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 रन होगा, बाहर गेंद जाएगी तो 6 रन माना जाएगा। लेकिन इसमें आप खुलकर नहीं खेल सकते। जैसे ही आप 6 मारते हैं तुरंत आप क्या हो जाते हैं, अल्ड्रम में आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या है, सीमित है। आपको पूरी शक्ति नहीं मिली है, आपको पूरी आजादी नहीं मिली है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में यही होता है कि भैया आप खुलकर नहीं खेल सकते। जैसे हमने आपको बताया था बेल्जियम में पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि प्रत्येक राज्य को पूरी शक्तियां प्रदान हों। वो तो 1993 के बाद उनको शक्ति प्राप्त हुई। उसके पहले भी राज्य को शक्ति प्रदान थी, लेकिन वो केंद्र के अधीन काम करते थे। तो ऐसे में उनको बहुत दिक्कत होती थी, काफ़ी उसके प्रति भी जो है बवाल हुआ, लोगों को दिक्कतें हुई। तब जाकर 1993 में जब चौथा परिवर्तन हुआ, तब जाकर
उनको कहीं ना कहीं इस बड़े मैच से, छोटे मैच से बड़े मैच को खेलने का मौका मिला कि अब कोई दिक्कत नहीं भैया, चाहे जैसे बल्ला चलाएंगे तुरंत 6, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया और आज बेल्जियम की सरकार सबसे अच्छी जानी जाती है, पता ही है आप सबको। अब अगर ऐसी ही शासन व्यवस्था, बड़ा वाला जो क्रिकेट मैच है, ऐसी ही शासन व्यवस्था प्रत्येक देश में अगर लागू हो जाए, प्रत्येक देश में जो वहां की राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, वो खुलकर खेलने लगे, तो समझ लीजिए कि पूरी जनता अपने आनंदमय सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। तो जो ये वाली आजादी है बड़े मैच वाली, वहीं पर संघीय शासन व्यवस्था होती है, और जो छोटा मैच है आपका, वो ये मान के चलिए कि वो आजादी कैसी होती है, वो बिल्कुल श्रीलंका की तरीके से होती है, जो एकात्मक सरकार होती है। ठीक है, बात समझ गए आप सब कि आखिर में संघवाद होता क्या है। तो तीनों स्तर की सरकार अपने अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार होती है। मतलब कि राज्य सरकार के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में जितने लोग आते हैं, जैसे हम यूपी के रहने वाले हैं, तो मेरे ऊपर यूपी की जो सरकार है, मतलब योगी बाबा, वो हमारे ऊपर राज कर सकते हैं। बिहार की जो सरकार है नीतीश की, वो हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। वो अगर हमें कह दें कि भैया आपको इधर से नहीं इधर जाना है, या वो मेरे लिए कोई नियम पास कर दे, मैं उसे मानूं या ना मानूं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन अगर योगी बाबा ने कह दिया, अगर उन्होंने कोई नियम पास कर दिया, तो मुझे मानना ही पड़ेगा, वो चाहे मेरे लिए सही हो या फिर गलत हो। आवाज उठाने की बात है, वो अलग बात है कि मैं बाद में आवाज उठा सकता हूं, लेकिन उस समय मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसे जब कोरोना काल आया, तो केंद्र सरकार ने जो नियम लागू किया, वो सब के लिए लागू किया, लेकिन प्रत्येक राज्य भी अपने अपने लोगों के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए, वो वहां के लिए उनको मानना ही पड़ा। तो बस यही बात है। आगे बात समझते हैं अगले पेज पर, और अगला जो पेज है आपका कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं, मतलब कुछ खूबियां होती हैं, खूबसूरती होती हैं। जैसे आप जब कहीं जाते हैं, कोई सुंदर दृश्य देखते हैं, तो उसकी खूबियों को देखते हैं कि वहां पर इमारत बहुत अच्छी बनी थी, वहां पर उसकी जो सफेदी थी वो बहुत अच्छी थी, टाइल्स अच्छे लगे थे, संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे, पौधे अच्छे अच्छे लगे थे। तो ऐसी ही जो है संघीय शासन व्यवस्था की कुछ खूबियां हैं जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। यहां 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती, जैसे हमारे यहाँ कितने स्तर की सरकार है भारत में? 3 स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय सरकार। जैसे बेल्जियम में जो सरकार हैं वो भी 3 स्तर की हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो है सामुदायिक सरकार। आगे अगला, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और जो वहां का प्रशासन है उसका उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मैं हूं यूपी का ठहरा भाई, अब मेरे ऊपर शासन कौन कर सकता है? मेरे ऊपर शासन यूपी गवर्नमेंट कर सकती है। और कौन कर सकता है? और जो है पीएम मतलब केंद्र कर सकता है। और कौन कर सकता है मेरे ऊपर शासन? मेरे ऊपर शासन मेरा ग्राम प्रधान कर सकता है, ग्राम प्रधान कर सकता है। और कोई इसके अलावा कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता ना, और कोई नहीं कर सकता। तो जो अधिकार क्षेत्र है मेरे ग्राम प्रधान का, सिर्फ और सिर्फ मेरे पंचायत में उनका अधिकार क्षेत्र है शासन करने का, उसके अलावा उनका कहीं भी अधिकार नहीं। जो मेरे राज्य के सीएम हैं उनका सिर्फ मेरे ही राज्य में अधिकार क्षेत्र है, वो किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना दबदबा नहीं बना सकते कि बुलडोजर बाबा कहीं भी जाकर अपना बुलडोजर नहीं चला सकते।
जो पीएम है वो तो पूरे देश में अपना अधिकार क्षेत्र जमा के रख सकता है, वो जिसको जो कहेगा उसको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे जो यूपी बोर्ड है, अब यूपी बोर्ड में कोई भी परिवर्तन करना होगा या उसे कर टैक्स कुछ भी जो वसूलना होगा वो यूपी गवर्नमेंट वसूलेगी। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड जो है आपका, उसके जो कोई नियम कानून है या कर है वो सब वसूलने की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। बात समझ में आ गई आप सबको? आगे समझते हैं। सभी जो वहाँ का क्या है प्रशासन है उसकी इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। मतलब सभी प्रशासन को समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिल्ली को, जम्मू कश्मीर को, यूपी को इस तरीके से जैसे यूपी को शासन सब कुछ प्राप्त है उस तरीके से दिल्ली को नहीं प्राप्त है, उस तरीके से जम्मू कश्मीर को नहीं प्राप्त है, लेह को नहीं प्राप्त है, मतलब लद्दाख को नहीं प्राप्त है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? तो यूपी के जो सीएम हैं वो कुछ भी नियम लागू कर सकते हैं। जो राज्य सूची में जितने विषय दिए गए हैं उस अनुसार वो कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो एक यूटी है और यूटी आता है राष्ट्रपति के अंतर्गत। वहां पर वो सारे नियम कानून नहीं बना सकते हैं। कुछ नियम कानून किसको दिए गए हैं? वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। अगर सभी शक्तियां जैसे सुरक्षा हो गई तो वो सुरक्षा जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? वो है भैया केंद्र सरकार के अंतर्गत। अभी मान लो सुरक्षा अगर इनको दे दिया जाए केजरीवाल जी को, तब तो ये भैया प्रधानमंत्री जी को घुसने ही नहीं देंगे। कहेंगे आज हम ये संभाल नहीं पाएंगे, आपकी मीटिंग वोटिंग बहुत भीड़ हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएंगी, ऐसा है कि आप भैया यहाँ ना आइए। जैसे आप देखते हैं राहुल गांधी जी जब भी यूपी में कदम रखते हैं तो योगी बाबा तुरंत कहते हैं कि भैया जगह नहीं है, जनता को परेशान ना करो, भीड़ भाड़ बहुत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, लोगों को तकलीफ होगी, आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन बताओ कभी उन्होंने मोदी जी को रोका? कभी नहीं रोका। तो यही सारी बातें हैं कि जो है सबको क्या होता है? समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संघीय व्यवस्था में सबको साथ लेकर चलना होता है। मतलब इसी अनुसार सबको साथ लेकर भी चल सकते हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वहां की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अंतर्गत है। किसके? राष्ट्रपति के अंदर है। वो जो कहेंगे वही होगा वहां पर। आगे, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक तरफा की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। मतलब संविधान में जो लिख चुका गया है, जो संविधान में बन चुका है, वो अकेले अगर संघ चाहे, मतलब जो केंद्र है अगर वो अकेले चाहे तो वो नहीं बदल सकती है। उसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर बहुमत नहीं होगी तो कोई भी रूल नियम नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, उसे बदलने के लिए क्या होना चाहिए? बहुमत प्राप्त होना चाहिए। आगे, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। मतलब अगर मान लो कि स्थानीय सरकार और जो राज्य सरकार है, अगर इनके बीच कोई लफड़ा हो गया तो वो लफड़े कहाँ जाएंगे? वो आपके हाई कोर्ट में जाएंगे। पहले हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में अगर जो है समझौता नहीं हो पाया तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसे हमारे यूपी में 2 हाई कोर्ट हैं, एक है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद, और दूसरा है आपका लखनऊ। कौन है भैया? लखनऊ। तो जब विवाद होगा तो या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा या फिर लखनऊ हाई कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वो कहाँ है? दिल्ली।
दिल्ली में। आगे बात करते हैं, न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब जो हमारे यहाँ का न्यायालय है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट हो, उसे पूरी आजादी है कि वो संविधान के लिए या फिर विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उनका जो अपना अधिकार है उनमें वो बात विमर्श कर सकती है, उसे लागू होने से भी वो बचा सकती है, मतलब रोक सकती है, उसको पूरा अधिकार है। वो चाहेगी तो लागू होगा और वो नहीं चाहेगी तो लागू नहीं होगा। अगर जनता के हित में है तो उसे वो लागू करने देगी, अगर जनता का अहित है तो वो लागू नहीं होने देगी। उस पर वो क्या करेगी, दोबारा बात विमर्श करने के लिए उसको जो है केंद्र सरकार के पास भेज देगी। आगे बात करते हैं, और आगे हम लोग पहुंचे हैं कहां, भारत में संघीय व्यवस्था। अब आपने संघवाद समझ लिया, अब भारत में संघीय व्यवस्था किस तरीके से है, मेन पॉइंट व्यू हमारा इसी पर है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 95% उम्मीद है कि ये सवाल यहां से आपके बन सकते हैं, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। अब जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, आप सुने होंगे कि भारत और पाकिस्तान में काफी विवाद हो गया। जो पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे थे वो यहां से भागकर पाकिस्तान जाने लगे, और जो पाकिस्तान में जो हिंदू बसे थे वो भागकर कहां आने लगे, वो भागकर हमारे भारत में आने लगे। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन गया और हमारा भारत हिंदुस्तान कहलाया, ये आप सभी जानते हैं। अब ऐसा होते होते इसके बाद भी जब हमारा जो देश था वो एक संघ देश कहलाया या राज्यों का संघ कहलाया, राज्यों का संघ कहलाया, तो सभी राज्यों को जो है वो राज्य की शक्तियां क्या हुई, प्राप्त हो गईं। लेकिन संघ शब्द नहीं आया उस समय, संघ शब्द उस समय नहीं आया। राज्यों का संघ तो कहलाया हमारा देश, लेकिन संघ शब्द नहीं आया। संघ शब्द ना आने का रीजन क्या होगा, संघ शब्द आने का ना आने का रीजन ये था कि लोगों को ये नहीं मालूम चले कि भैया कि उनको पूरी आज़ादी मिल गई है। क्योंकि आज सबको पता है ना, आज सबको पता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और सभी राज्यों को अपनी शक्ति प्राप्त है। अब उस समय पौधा बिल्कुल नया नया था, नया नया भारत देश आज़ाद हुआ था, और अगर उन्हें यह पता चल जाता कि मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ, आज़ाद पंछी हूँ, चाहे जैसे खेलो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो क्या करते, वो अपना अलग राज्य बना सकते थे। लेकिन जब हमारे देश में पूरा राज्य ही नहीं पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ था, 1947 में भी, जैसे आपने नाम सुना होगा सिक्किम उस समय हमारे भारत में नहीं शामिल था, उस समय गोवा नहीं शामिल था, उस समय हैदराबाद नहीं शामिल था, और भी जैसे आपका जम्मू कश्मीर नहीं शामिल था। ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो हमारे भारत देश में उस समय नहीं शामिल थे। बाद में इन सब को शामिल किया गया भारत देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं जैसे ये अलग थे तो इनकी भी मंशा होती कि ना होती, अगर उनको पता चलता कि मैं तो पूरी तरीके से आजाद हूं, तो वो भी बिछड़ने लगते ना, जो हमारे साथ थे वो भी एक एक करके टूटने लगते। तो फिर भारत का क्या हो जाता, विभेदन हो जाता, बंटवारा हो जाता। तो यही सारी चीजें इसमें क्या है लिखी हुई हैं, जो हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, और अगले पेज में है कि हमारे भारत देश में जो है वो केंद्र स्तर, राज्य स्तर और नगर पालिका। नगर पालिका बाद में आया, पहले सिर्फ और सिर्फ दो ही स्तर थे, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यह 3 अनुसूचियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले
संघ सूची। अब संघ सूची में कुछ विषय आते हैं, जैसे आपके रक्षा या प्रतिरक्षा। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विदेशी मामले, मतलब विदेशी का कोई काम होगा तो उसे केंद्र सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जैसे बैंकिंग लाइन का कोई भी काम होता है तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। जैसे संचार हो गया या पैसे का लेन देन हो गया, ये सब कुछ केंद्र सरकार में आता है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, देश भर में इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत होती है, इस कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में विषयों में कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को है। मतलब इस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। इस पर कानून कौन बना सकता है? अगर संघ सूची में कोई बात आती है तो उस पर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है, वो चाहे उसको बनाए या बिगाड़े, लेकिन उस पर खाली वही सरकार जो है कानून बना सकती है। आगे बात करेंगे राज्य सूची। अब राज्य सूची में क्या है? तो इस सूची में आप जैसे आपके यहाँ की जो पुलिस है, आप देखते हैं प्रत्येक राज्य की पुलिस की वर्दी भी अलग है। आप यूपी की पुलिस देख लो, महाराष्ट्र की पुलिस देख लो, दिल्ली की पुलिस देख लो, राजस्थान की पुलिस देख लो, सबकी वर्दी क्या है? सबकी वर्दी बिल्कुल अलग अलग है। अगर सभी जो मतलब पुलिस हैं एक ही तरीके से होते तो उनकी वर्दी भी क्या होती? समान होती। आप महाराष्ट्र की जो है वर्दी देखेंगे तो बिल्कुल जैसे मराठी लोग कपड़े पहनते हैं उन्हीं की तरह बिल्कुल उनकी वर्दी भी बनाई गई है ना। गुजरात में देखेंगे वहाँ के जो ड्रेस हैं पुलिस के, वो वहाँ की जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दिल्ली का है, दिल्ली की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सब आप देख सकते हैं। तो जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही प्राप्त है। तो ये जो हमने अंडरलाइन कर दिया है इसको यहाँ तक, ये सिंचाई तक, इसको याद रखना है। और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है, ये बातें याद रखनी है बस। अगला है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची कुछ ऐसे विषय आते हैं प्यारे बच्चों कि जो राज्य सूची और संघ सूची से हटकर होते हैं। मतलब वो राज्य के लिए भी जरूरी होता है और केंद्र के लिए भी जरूरी होता है। सिर्फ राज्य भी उसको नहीं चला सकता या सिर्फ केंद्र उसको नहीं चला सकता। तो ऐसे में दोनों लोग मिलके उस पर नियम कानून बनाते हैं। जैसे इसमें आप देखते हैं समवर्ती सूची में वही विषय रखे जाते हैं जिनमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है, परंतु कभी कभी अगर दोनों में विभेद हो जाता है तो ऐसे में मूल रूप से कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर हो गए, संघ हो गए, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया और उत्तराधिकार इत्यादि। ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको याद होना चाहिए और कानून कौन बनाता है ये याद होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, आगे बात करें तो आगे अब हम बताएंगे आपको संस्कृति के बारे में, ठीक है। जैसे भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया? तो सबसे पहले राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। ये दिख रहा होगा आपको, यहां पर नहीं दिख रहा तो ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। अब ये जो आंध्र प्रदेश है प्यारे बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर आप देखेंगे जब पंचायती राज आया 1992 में, तो 1994 में सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया वो बनाया गया आपका आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की संस्कृति है पूरी, ठीक है। आगे अब पढ़ते हैं इसमें। भाषा के आधार पर राज्य इसलिए बनाया जाता है ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य के अंतर्गत शामिल हो जाएं। जैसे आप देखते हैं कि अवधी लगभग यूपी में ही बोली जाती है,
यूपी से बाहर अवधी नहीं बोली जाती। बिहार में बिहारी बोली जाती, पंजाब में पंजाबी बोली जाती, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में आपकी गढ़वाली राजस्थानी बोली जाती है ना। गोवा उधर साइड में आप देखते होंगे कोकड़ी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में आपका मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, उधर असमी बोली जाती है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जैसा राज्य है वैसे वहां की भाषा है। तो भाषा के आधार पर जब कोई राज्य बनाया जाता है तो एक भाषा एक बोली बोलने वाले लोग एक क्षेत्र के अंतर्गत सीमित हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो ऐसे में उनको कोई समस्या नहीं होती, ना तो कोई पत्र लिखने में, ना ही सरकार से बातचीत करने में या अन्य कार्यों में उनको कभी दिक्कत नहीं होती। अब जैसे सोचिए कि आप जाएं अपने कार्यालय में मराठी में बात करें, है ना, मराठी में बात करें, तो ऐसे में क्या होगा कि वो भैया वो ना अधिकारी समझ पाएगा और अधिकारी कहीं इंग्लिश बोलने लगा तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जब कभी भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाता है तो क्षेत्र को सीमित दायरे में कर दिया जाता है। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जाति भिन्नता के अनुसार बनाया गया है, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। अब जो नागालैंड है वो संस्कृति के आधार पर अलग किया गया है, देख लीजिए। या उत्तराखंड है, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड पहाड़ों पे बसा है, मतलब ये भूगोल के आधार पे इसको अलग किया गया, पूरा पहाड़ों पे बसा है, दुनिया भर मंदिर है यहाँ, और ये तो बता ही दिए संस्कृति। और ये जो है झारखंड, ये यहाँ पर खनिज तत्व या जनजाति यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, इसलिए झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया? यूपी से अलग किया गया है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई। आगे चले, आगे बात करें अगले पेज की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्त मित्र सभी को वीडियो शेयर भी कर दें। आगे बात करते हैं कि संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब कि हिंदी तो राजभाषा ही है, आप सबको पता है। हमारे देश में राष्ट्रभाषा किसी भी भाषा को नहीं बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर मान लो हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाता तो बाकी भाषा बोलने वाले लोग या बाकी भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग फिर तो उनको दिक्कत हो जाती, गुस्सा हो जाते कि भैया हिंदी में क्या रखा है जो हमारे उर्दू में नहीं है या हमारे भोजपुरिया में नहीं है, बता दो। तब क्या होता? बवाल हो जाता। इसीलिए तो जो 21 अन्य भाषा उसको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे आपके सामने देखिए असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब के सब जो 22 भाषा हैं इनको जो है 8वीं अनुसूची के अनुसार जोड़ा गया है। अब ये जो भारत के 28 राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो 28 राज्य में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की राजधानी हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा पणजी, केरल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक बेंगलोर और इधर आपका तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है, ओडिशा भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, बिहार पटना, उत्तर प्रदेश का जानते ही हैं लखनऊ है ना, मध्य प्रदेश का क्या है? भोपाल है, फिर सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलांग,
त्रिपुरा अगरतला, फिर नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, ठीक है, और मिजोरम आइजोल। तो लगभग सारी राजधानियां हमने आपको बता दी हैं। राजधानियां भी याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है लिखने और भरने के लिए। आगे हम बात करेंगे यूटी। तो चलिए हम लोग आ गए हैं आगे यूटी पर। हमारे भारत देश में 8 यूटी है। जैसे पहला आप देख रहे हैं लद्दाख, दूसरा यूटी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, तीसरा यूटी आप देख रहे हैं चंडीगढ़, और चौथा दिल्ली, और ये 5वां दमन एंड दीव, 6वां लक्षद्वीप, 7वां पुद्दुचेरी, और 8वां अंडमान निकोबार। 8 यूटी हो गए। 28 राज्य हमने पीछे बताया। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे भारत देश में 8 यूटी है और 28 क्या है आपके राज्य हैं। अगले पेज पे चलते हैं। जो आपका अगला पेज है वो है भारत की भाषाई विविधता। जैसे भारत में क्या है, भाषा की विविधता है। लगभग 1300 मातृभाषा थे हमारे देश में। कितने? 1300 मातृभाषा थे। उस 1300 मातृभाषा में अब भैया सबके भाषाओं को तो संविधान में डाला नहीं जा सकता, या सभी के भाषाओं को कार्यालय में प्रयोग हेतु नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऐसे में क्या किया गया कि कुछ जो महत्वपूर्ण भाषाएं थे, लगभग 22 भाषा, मतलब टोटल इसी में हिंदी भी शामिल है, 22 भाषा जो है वो भारत की 8वीं अनुसूची के अनुसार जोड़ा गया। भाषा की दृष्टि से भारत विश्व का सर्वाधिक विविधता वाला देश है। 1300 मातृभाषा मायने रखता है, आप सोच के देखिए। इसीलिए बोला गया है कि सर्वाधिक विविधता। भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसलिए इसे अनुसूचित भाषा कहते हैं। और बाकी जितनी शेष भाषाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गैर अनुसूचित भाषा कहा जाता है। गैर अनुसूचित भाषा निम्न है, जैसे भोजपुरी, इसे उन 22 भाषा में नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। मगही हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, राजस्थानी हो गया, भीली हो गया, आपका अवधी हो गया, ये भी उसी में आता है अन्य भाषाओं में। मतलब इसका नाम क्या है? गैर अनुसूचित भाषा। जैसे ये मैप में आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपका सिक्किम है, सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी नेपाली भाषा बोली जाती है। असम में असमिया बोली जाती है, और जो है जैसे पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, यहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है। हमारे इस क्षेत्र में लगभग जो है मूल रूप से हिंदी बोली जाती है, लेकिन अपने क्षेत्र में जैसे कहीं ब्रज भाषा बोली जाती है, हमारे लखनऊ के क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है, फैजाबाद के क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। जैसे पूरे महाराष्ट्र में मराठी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, इधर ऊपर जो है उर्दू भाषा बोली जाती है। यहाँ आप देखेंगे गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, यहाँ कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है, यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो हर जगह अपनी एक अलग अलग क्या है भाषाएं, जिसके अनुसार जो है पूरा जो मतलब राज्य है वो क्या है बटा हुआ है। आगे बात करें, आगे हम लोग बात करेंगे, हमारा ये आखिरी पेज है और इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब अगला जो टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। आखिर में विकेंद्रीकरण होता क्या है? मान लो कि आपके यहाँ आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी हैं, और दादाजी के बाद कौन है भैया? दादाजी के बाद कौन है? आपके पिताजी, पिताजी हैं, और पिताजी के बाद कौन है? आप। अब अगर आपके घर पर कोई भी काम, कोई भी डिसीजन कौन लेता है? कोई भी डिसीजन लेते हैं आपके दादाजी। तो जिस भी घर में अगर कोई भी डिसीजन दादाजी लेते हैं तो वहां समझ लो एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि दादाजी अपनी शक्ति उठाकर पिताजी को और पुत्र को अगर वो सौंप देते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे जब भारत देश आजाद हुआ तो उसने क्या किया?
उसने जो है अपनी शक्ति को उठाकर राज्य को और स्थानीय सरकार को सौंप दिया, और यही प्रक्रिया क्या कहलाया? विकेंद्रीकरण कहलाया। तो समझ गए आप। अब आज जाके अपने दादाजी से शक्ति प्राप्त कर लेना, कहीं मारपीट करना हो तो घर पे पूछना ना पड़े, नहीं फाइटिंग करना तुरंत। चलो देखो, फाइटिंग ना करना भैया, नहीं पुलिस आएगी घर पे, समझ लेना। फिर आप कहेंगे हमनी जो है हमें ही बताएंगे आप। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ग्राम स्तर पर विद्यमान स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। जैसे आपके गांव का कोई ना कोई प्रधान होगा, नगर पालिका में होंगे आप, या फिर नगर निगम में होंगे तो कोई ना कोई मेयर होगा। इसी तरीके से चलता है। प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। मतलब आपके प्रधान जी का जो चुनाव होता है वो चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाती है। राज्य सरकार आयोग या राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है। केंद्र सरकार से जो सांसदीय का चुनाव होता है वो केंद्र सरकार करवाती है, मतलब चुनाव आयोग करवाता है। गांव में इसे पंचायत के नाम से जाना जाता है। मतलब आप अगर गांव में रह रहे हैं तो उसे पंचायत के नाम से जाना जाएगा। अगर छोटे शहर में रह रहे हैं तो उसको नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। अगर आप बड़े सिटी में कहीं हैं तो उसे नगर निगम के नाम से जाना जाता है, जिसका मुखिया प्रधान होता है। जबकि छोटे शहरों में इसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, जिसका मुखिया राजनीतिक प्रधान होता है। और नगर निगम का पदाधिकारी कौन होता है भैया? मेयर होता है। बात समझ में आ गई? पूरा चैप्टर आपको अच्छे से हमने समझा दिया है, और इस पूरे चैप्टर को आपको बढ़िया से देखना है, समझना है। एक बार में अगर ना समझ में आए कहीं पर तो उस वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास काफ़ी ज़बरदस्त, शानदार, धमाकेदार लगा होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे भविष्य पथ के साथ, और हम सभी का सपोर्ट है आप सबके लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।